हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीआईटी एजेंट यूनिट 3 के पार्ट का अगला चैप्टर। वो है कैथार्टिक्स। इस पूरे वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि कैथार्टिक्स क्या होते हैं, किस तरह की डिसीज में इनको दिया जाता है, कैथार्टिक्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं और उनका एक डिटेल क्लासिफिकेशन क्या है, और उसमें पाए जाने वाली ड्रग्स का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन और साइड इफेक्ट क्या है। तो इस पूरे वीडियो को हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो आप इतना मैटर अगर लिखेंगे, दैट विल बी ए मोर देन सफिशिएंट। ये बहुत सफिशिएंट मैटर है बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के हिसाब से। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कैथार्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे मन में ये आता है कि कैथार्टिक्स है क्या चीज, ये क्या चीज है, किस तरह की डिसीज में काम आता है। तो कैथार्टिक्स वो ड्रग्स हैं, या हम केमिकल्स भी बोल सकते हैं, जो कि रिलीव करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज में। तो जब कब्ज में ऐसी ड्रग्स जो कि रिलीव करती हैं उन्हें हम कैथार्टिक्स बोलते हैं। और ये कैसे करती है? बाय द डिफेक्शन ऑफ द स्टूल फ्रॉम द बोवेल। मतलब जो भी हमारे अनडाइजेस्टिव मटेरियल हमारे पेट में है उसे बाहर निकालने के, और या फिर कभी कभी पूरे बॉवेल की, मतलब हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल की, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जब अच्छे से क्लीनिंग करनी हो किसी पर्टिकुलर मेडिकल पर्पस के लिए, तो कैथार्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तब यहाँ पे एक फिर वर्ड आया है कॉन्स्टिपेशन। तो हम किस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे? ठीक है, क्या सिंपल एक मोशन होना ही कॉन्स्टिपेशन नहीं है? उसके भी अलग अलग उसमें है, पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी कर सकती है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इज अ डिले पैसेज ऑफ द फीसस। ठीक है, मतलब कि मोशन होने में काफी समय होता है, 1 या 2 दिन या उससे ज्यादा समय लगता हो, या फिर जो हो रहा है मोशन उसमें डिफिकल्टी हो रही। ठीक है, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि ये बहुत ज्यादा पेनफुल और डिफिकल्ट हो जाता है। या फिर प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटेड फीसेस मटेरियल इन द रेक्टम। या तो जो स्टूल है या जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल है या फीसस है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, और किसी भी कारण से हो सकता है, वो भी किसी मेडिकल या इमरजेंसी किसी कारण से हो सकता है, या वाटर इनटेक कम कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उन्हें हम कैथार्टिक्स बोलते हैं, और इस पूरी कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। इनको हम कैथार्टिक्स जो है, अब ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग बताया गया। कैथार्टिक्स जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, आइदर लैक्सेटिव और परगेटिव। कहीं कहीं किसी किसी बुक में परगेटिव के अंदर लैक्सेटिव और कैथार्टिक्स को क्लासिफाई किया गया। मतलब परगेटिव और कैथार्टिक्स जो है वो कभी कभी बुक्स में चेंजेबल होता है। ठीक है, परगेटिव की जगह कैथार्टिक्स लिखा होता है और कैथार्टिक्स की जगह परगेटिव का इस्तेमाल, वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो जैसा हमारे सिलेबस में दिया हुआ है हम उसी अनुसार पढ़ते हैं। तो कैथार्टिक्स हमारे ब्रॉड टर्म है और उसको हमने दो उसमें क्लासिफाई कर लिया। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो कैथार्टिक्स को हमने दो मेजर क्लासेस में, अब इन दोनों में, लैक्सेटिव और परगेटिव में, दोनों में क्या डिफरेंस? दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो है उसके एक्शन का। लैक्सेटिव जो है वो माइल्डर इन एक्शन। माइल्डर मतलब कि हल्के एक्शन देते, कम एक्शन देते हैं, बहुत ज्यादा एकदम ड्रास्टिक या बहुत ज्यादा सीवियर एक्शन उनका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे नहीं होता। तो फिर ये क्लीनिंग ऑफ द बोवेल, जिसको हम बोल रहे हैं कि पेट को साफ करना, उसको कैसे करते हैं? इसके लिए दो तरीके हैं। इसके लिए कुछ तरीके अपनाते हैं लैक्सेटिव्स में। तो ये कैसे करते हैं? बाय इंक्रीजिंग द इंटेस्टाइनल मूवमेंट, मतलब जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जो संकुचन और दबाव जो दोनों होता है, ठीक है, काय में, इंटेस्टाइन, ठीक है, सिकुड़ता है और फैलता है, इसके कारण फूड मटेरियल आगे बढ़ता है। तो उसको ये क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। बढ़ाते हैं तो फूड मटेरियल जो है वो क्या होता है? आगे बढ़ता है। इसके अलावा उस फूड मटेरियल को क्या कर देना? उसका बल्क फॉर्मिंग कर देना। ठीक है,
इसके लिए बहुत सारी ड्रग्स मार्केटेड होती है, बल्क फॉर्मिंग के लिए और स्टूल सॉफ्टनर के लिए, कि उसे सॉफ्ट बना दें। जो हार्ड हो गया, हम यहाँ बोल रहे हैं कि मटेरियल डिहाइड्रेटेड और हार्ड है, तो उसे क्या कर दें हम, सॉफ्ट बना दें। सॉफ्ट बना दें तो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। अब लेग्जेटिव का अगर हम प्रोलॉन्ग यूज करते हैं तो इनकी आदत पड़ती जाती है और डिपेंडेंसी हो जाती है, इनके बिना फिर मोशंस नहीं हो पाते पेशेंट को, तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि रात को अगर उससे नहीं खाएंगे तो सुबह मोशन नहीं होगा। अब आ जाता है इसका दूसरा पार्ट कि परगेटिव क्या है। परगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग इन नेचर है, मतलब ज्यादा हार्ड और ज्यादा सीवियरली अफेक्ट करते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पूरा फ्लूइड इवेक्यूएशन करते हैं, मतलब पेट को पूरा पानी बनाते हैं और उससे एकदम वाटरी मोशन होता है, एकदम पानीदार। तो जो परगेटिव है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर इन एक्शन है, लेग्जेटिव जो है वो माइल्डर इन एक्शन। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, बाकी दोनों का काम एक है कि जो पेट है उसे साफ करना। एक बहुत ज्यादा तरीके से कर रहा है तो उसमें पानी का लॉस बहुत होता है, बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है, और दूसरे में ये हो रहा है कि वो फ्लूइड लॉस कम होने देता है और बाकी जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल है उसे वो इजीली बाहर निकाल सके, ये रहता है। इसलिए नॉर्मल डेज में हम लेग्जेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, परगेटिव का इस्तेमाल कम और बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में किया जाता है। तो हमारे सिलेबस में जो सब केमिकल्स क्लासिफाई किए गए या जो ड्रग्स क्लासिफाई की गई हैं उनके नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, केओलिन और बेंटोनाइट। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, जिसमें हम इन पूरे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो भी हमारे इसमें मेंशन किए हुए। आज हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ कैथेटिक्स और उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो क्यों जा रहा है। ये ड्रग्स जो हैं वो यूज हो रही हैं किसकी ट्रीटमेंट में, कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो चेंजेस इन द एनवायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि हवा पानी चेंज हो गया, पानी चेंज हो गया तो हमारा डाइजेशन चेंज हो गया, या फिर हम कहीं पे हिली एरिया पे चले गए, हम कहीं ऐसे जा रहे कि ज्यादा चले, या कहीं हमारा मोमेंटम बिल्कुल नहीं, तो हमारे एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन समटाइम्स कॉज। इमोशनल टेंशन, अब इसको अब इमोशनल टेंशन है लेकिन टेंशन किसी भी तरह का हो, या हम बोल सकते हैं आजकल स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है। ठीक है, उसके कारण जो हार्मोनल सिक्रेशन और जो बॉडी फ्लूइड सिक्रेशन हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो जो है हमारे बॉवेल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, और बॉवेल मूवमेंट जो है अफेक्ट होने के कारण जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना चाहिए, जिसको हम बोल रहे हैं संकुचन दबाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता और फूड मटेरियल स्टक हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर डाइट का मतलब जबकि आपने उसमें बहुत अच्छे से फाइबर्स और दूसरे वेजिटेबल्स फ्रूट्स इसको इंक्लूड नहीं किया है तो भी होगा। लेक ऑफ एक्सरसाइज और वर्क, आप एक ही जगह बैठे बैठे काम करते हैं तो उससे भी होता है। ठीक है, मोमेंटम आपकी बॉडी का बहुत कम है तो उससे कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है। साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल अभी हमने इससे पहले पढ़ लिया एंटासिड का। एंटासिड हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, और उसमें हमने देखा था कि एल्यूमिनियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम तीन तरह के थे। ठीक है, कौन से, उसमें हमारे नॉन सिस्टमिक एंटासिड में। तो एल्यूमिनियम और कैल्शियम जो क्या कॉज करते थे, कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो डायरिया कॉज करता था। इसके अलावा कुछ ओपियोइड कंटेनिंग ड्रग्स, ओपियोइड कंटेनिंग मतलब जो ओपीएम से आती है, ठीक है, जो अफीम से ड्रग्स बनाई जाती हैं, उनसे भी कॉन्स्टिपेशन होता है, एक कॉमन साइड इफेक्ट है इन ड्रग्स का। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, और एक और चीज जो ओरल आयरन दिया जाता है जब हिमेटेनिक कंडीशन हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, और जब हिमेटेनिक्स की जरूरत होती है तो उसमें आयरन कंटेंट अगर ज्यादा लेते हैं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन उसका एक साइड इफेक्ट होता है। तो ये वो ड्रग्स हैं जिनके कारण, इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी जो हैं वो साइड इफेक्ट देती हैं जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। साथ के साथ इंटेस्टाइनल स्पाज्म, मतलब पेट में अकड़न होना, इंटेस्टाइनल एटोनी जिसको हम बोलते हैं लेक ऑफ मसल टेंशन, ठीक है, मस्कुलर मोमेंटम अच्छे से नहीं हो रहा है तो इसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है। पुअर डाइट ये हम देख ही चुके हैं, फाइबर्स नहीं होना यहाँ पे हम देख रहे हैं, इम्प्रॉपर डाइट में हम देख चुके हैं वाला पॉइंट। टू लिटिल वाटर एंड फ्लूइड इनटेक, अगर पानी की कमी हो जाएगी तो स्टूल जो है वो हार्ड हो जाएगा, ये हम जिसको बोलते हैं अनडाइजेस्टिव मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा,
हार्ड हो जाएगा तो मोमेंटम उसका कम हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन कॉज होगा। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम केयर कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को हम रोका कैसे जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए तो जो हमने ऊपर पॉइंट बढ़े उन सबका अपोजिट वर्क है, ठीक है। डाइट प्रॉपर होना चाहिए, फ्रूट्स उसमें होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, ठीक है। कुछ नेचुरल लेग्जेटिव जो ऑलरेडी हैं उनका उपयोग करना चाहिए, जैसे कि ग्रेन्स का करें हम, लीफी वेजिटेबल्स का करें लाइक दिस पैनिक, है ना, रॉ कैरोट का यूज करें, कुकुम्बर सलाद खाने में खाएं, पपाया खाएं, वाटरमेलन लें, तो ये कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने में काम आते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इनटेक करें, फिजिकल मोमेंटम करें, ठीक है, और बहुत ज्यादा कैथेटिक्स पे डिपेंडेंसी बंद करें। तो ये सब केयर है कि जिससे कि आप अपने कॉन्स्टिपेशन को या पेशेंट अपने कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर सकता है। आगे इसमें देख लेते हैं और हम इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। अब यूजेस ऑफ द कैथेटिक्स, तो इन सब के अपन यूजेस निकाल लेते हैं, कौन कौन से कैथेटिक्स के यूजेस हैं। चलिए, तो कैथेटिक्स जो है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अब वन बाय वन देखिएगा, जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब ये एक्शन, ये वाला पॉइंट इस तरह के कैथेटिक्स देते हैं। जैसे कि टू इजी द डिफेक्शन इन पेशेंट विद द पेनफुल हिमोरॉइड्स और अदर रेक्टल डिसऑर्डर, कोई रेक्टल डिसऑर्डर हो रही हो या जो हिमोरॉइड्स होती है जिसमें ब्लीडिंग होता हो, ऐसे में पेनफुल होता है डिफेक्शन ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, उसको बाहर निकाल, तो ऐसे केस में पेशेंट्स को लैक्सेटिव जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर टू अवॉइड द एक्सेस ऑफ स्ट्रेनिंग और कॉन्करेंट इंक्रीज इन द एब्डोमिनल प्रेशर, पेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़े अगर पेशेंट को, तो कैसे केस में, जैसे कि हर्निया के पेशेंट्स, तो उनमें भी इजी मोशन हो और उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर पुट ना करना पड़े, इसके लिए उसमें लैक्सेटिव दिए जाते हैं। तो ये हम कैथेटिक्स, लैक्सेटिव या परगेटिव, इनका यूज कहाँ का जनरली हम कर सकते हैं, किन किन कंडीशन में किया जाता है वो अपन देख रहे हैं। टू अवॉइड द पोटेंशियल हैजार्डस राइज इन द बीपी ड्यूरिंग द डिफेक्शन इन द पेशेंट्स विद द हाइपरटेंशन, जो जिनका हाइपरटेंशन होता है उनमें अगर ये बहुत ज्यादा पोटेंशियली हैजार्डियस हो जाता है, अगर वो बहुत ज्यादा प्रेशर पुट कर रहे हो या बहुत ज्यादा उसमें उनको मेहनत करनी पड़ रही हो, ठीक है, बहुत ज्यादा उनको टेंशन उस पर आ रहा हो, तो उसमें फिर हम लैक्सेटिव उनको देते हैं। टू रिलीव द एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को तो हम उसे लैक्सेटिव प्रेफर करेंगे। टू रिमूव द सॉलिड मटेरियल फ्रॉम द इंटेस्टाइन ट्रैक्ट प्रायर टू द सर्टेन रोटेनोग्राफिक स्टडीज, ठीक है, तो कुछ ग्राफिकल स्टडीज करनी होती है तो उसमें भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। बिफोर आफ्टर द सर्जरी ऑफ द एनोरेक्टल डिसीज, तो कोई सर्जरी करनी हो तो भी हमको बॉवेल क्लीनिंग करना होता है, जब भी कोई रेक्टल या कोई स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का जब भी कोई कुछ हमको सर्जरी करनी होती है तो उसमें भी हमको वो बॉवेल पूरा क्लीन करना होता है और उसके लिए हम लैक्सेटिव का इस्तेमाल करते हैं। इन बेड रिडन पेशेंट्स, जो ऐसे पेशेंट्स जो कि बेड्स पे रहते हैं, उठ बैठ नहीं पाते हैं, जनरली एल्डरी पर्सन जो काफी बीमार रहते हैं, तो उनमें मोशन कराने के लिए लैक्सेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। टू रिमूव द सॉलिड मटेरियल फ्रॉम द इंटेस्टाइन फॉर द सर्टेन एक्सरे स्टडीज, कुछ एक्सरे स्टडीज के लिए जो है उसमें भी हम कैथेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस कंडीशन में परगेटिव का दिए जाते हैं, जो परगेटिव टाइप के कैथेटिक्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रायर टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी प्रोसीजर, तो एंडोस्कोपी करनी हो मतलब अंदर आप में कुछ कैप्सूल या उसको यूज करते हैं एंडोस्कोपी के लिए, तो उसमें हम परगेटिव का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी आपने लिया है एंडोस्कोपी के लिए केमिकल या मटेरियल वो पूरा शरीर से बाहर हो जाए। टू फ्लश आउट द सर्टेन वॉर्म्स, अगर कोई स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो गया और वहां पे वॉर्म्स हो गए हैं तो हम एंथेल्मिक ड्रग्स का यूज करते हैं ताकि कि परगेटिव की तरह वर्क करता है और जिसके कारण वो पूरा जो वॉर्म्स है वो इजीली इंटेस्टाइनल से बाहर हो जाए। फूड और ड्रग पॉइजनिंग अगर केस में हो जाए तो भी हम उसे या तो वॉमिट कराया जाता है, और अगर वॉमिट स्टमक से मटेरियल आगे बढ़ गया है तो फिर उसमें लैक्सेटिव या परगेटिव का इस्तेमाल या हम बोलें कि कैथेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर दी प्लेसेस और दीज आर दी कंडीशन जहां पे कि हम कैथेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ दी डिसीजेस। आगे आ जाते हैं अब नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कैथेटिक्स,
अब इन्हीं पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सा हम बाद में लिटिल बिट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वो वाला पार्ट जो है वो हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैथार्टिक्स कितने तरीके, तो कैथार्टिक्स जो है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, माइल्ड परगेटिव या हम जिसको बोलते हैं लैक्सेटिव, ठीक है। तो लैक्सेटिव अगर माइल्ड या परगेटिव को हम बोलेंगे, जो परगेटिव माइल्डर इन एक्शन है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव बोलते हैं। दीज आर द एजेंट विच प्रमोट द डिफेक्शन कॉजिंग द मिनिमम साइड से एडवर्स इफेक्ट, जो इजीली डिफेक्शन कर देते हो बिना किसी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट के। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव। दे प्रमोट द इवेक्वेशन बाय द इंक्रीजिंग द स्टूल बल्क वॉल्यूम एंड वाटर कंटेंट। तो उसका बल्क बढ़ा देना, जो भी स्टूल है, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल, उसका बल्क बना देना और उसमें वाटर कंटेंट बढ़ा देना, जिससे कि वो थोड़ा सा फ्लूडिडिटी हो जाए, तो वो क्या हो, इजीली बॉवेल से बाहर हो जाए। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल है वीट ब्रान, ठीक है, फाइलम हस्क, ये सब गोल का आपने बहुत नाम सुना होगा, जो कि बहुत ज्यादा मार्केटेड होता है। मिथाइल सेलुलोज या और सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। फिर दूसरी इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स का। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में हम क्लासिफिकेशन करेंगे लैक्टुलोज का या ग्लिसरीन सपोजिटरीज का। थर्ड इसमें जो क्लासिफिकेशन आता है वो स्टूल सॉफ्टनर, या जिनको हम बोले जाते हैं इमोलिएंट। इमोलिएंट्स का मतलब होता है दोज एजेंट्स विच क्रिएट द लुब्रिकेशन, ऐसे एजेंट्स जो कि लुब्रिकेशन कॉज करते हैं। जैसे कि हम सर्दियों में जो क्रीम लगाते हैं हाथ पैरों पे, वो भी एक इमोलिएंट की तरह होती है, वो एक हमको लुब्रिकेटिंग करती है और उसको नरिश करती है हमारी स्किन को। तो ये क्या करते हैं, विच पिनेट्रेट एंड लुब्रिकेट, वो उसमें जाएंगे और उसको लुब्रिकेशन कॉज करेंगे स्टूल को, और उसको क्या कर देंगे, सॉफ्ट बना देंगे। हार्ड से सॉफ्ट हो जाएगा तो इजीली मोमेंटम हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, ये दो तरीके के हो सकते हैं स्टूल सॉफ्टनर। लुब्रिकेटेड लैक्सेटिव, मतलब कि इसका एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन, जिसमें आप क्रीमाफिन देखा होगा। और सरफेक्टेंट लैक्सेटिव, इसका एग्जांपल है डायप्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, या हम इसको बोल सकते हैं डोसिकेट्स बोलते हैं इसको। तो आप डायऑक्टाइल सोडियम सक्सिनेट सल्फोसक्सिनेट का नाम याद रखिएगा। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक लुब्रिकेटिंग होता है और एक सरफेक्टेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके के जो लैक्सेटिव हैं वो पहली कैटेगरी में आते हैं, माइल्ड परगेटिव या फिर लैक्सेटिव। अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी कैटेगरी। तो दूसरी कैटेगरी जो है वो इससे स्ट्रॉन्गर इन नेचर है, मतलब परगेटिव है। परगेटिव जो है वो क्या करते हैं, दे कॉज द कंप्लीट इवेक्वेशन ऑफ द बॉवल, मतलब पूरा क्लीन एकदम, पानी सब पानी के साथ एकदम क्लीनिंग कर दी जाती है। एंड बिकम इनएक्टिव, इनएक्टिव को बोला जाता है एटोनिक हो जाता है। एटोनिक हो जाना मतलब कंप्लीटली इनएक्टिव हो गया, अब उसमें फिर कोई और एक्टिविटी नहीं हो सकती कुछ समय अंतराल के लिए। तो ऐसे परगेटिव या स्ट्रॉन्ग परगेटिव इनको बोला जाता है। माइल्ड परगेटिव मतलब लैक्सेटिव। ये दो तरीके के हो सकते हैं, इरिटेंट परगेटिव, ठीक है, या ओस्मोटिक और सलाइन परगेटिव। हमको यही मेन वाले पर सलाइन परगेटिव, इसलिए बहुत सारी बुक्स में डायरेक्ट चैप्टर का नाम ही सलाइन परगेटिव दिया, ठीक है। उसका कारण ये है क्योंकि जो इनऑर्गेनिक एजेंट्स हैं वो सभी सलाइन परगेटिव्स में क्लासिफाइड कर रखे हैं। बाकी आप जितने भी पढ़े होंगे इससे पहले हमने जो पढ़ा उसमें कहीं भी कोई इनऑर्गेनिक एजेंट कम ही इसमें, मेनली ऑर्गेनिक है या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स है। अब इसमें भी इरिटेंट में भी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम है, तो इसमें सेन्ना है, कैस्करा है, अलोय है, ठीक है। ऑर्गेनिक इरिटेंट में ये सब एंथ्राक्विनोन ग्रुप लिए हुए होते हैं। इसमें फिनोप्थिलीन है, बिसेकोडिल, सोडियम पिकोसल्फेट है, ऑयल्स में कैस्टर ऑयल है, ठीक है। तो जिसे अरंडी का तेल भी बोला जाता है। तो ये दे आर दी स्ट्रॉन्ग परगेटिव होते हैं, ये इरिटेटिंग परगेटिव होता है। इरिटेटिंग परगेटिव हाउ दे आर वर्किंग हम बाद में देखेंगे इसके बाद वाली स्लाइड में। और जो जिसमें जिस कैटेगरी में सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई किए गए हैं वो कौन सा है, सलाइन परगेटिव, या जिसको बोला जाता है ओस्मोटिक परगेटिव, ठीक है। तो यही हमारे को सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ना होता है और इसी को आपको सबसे ज्यादा अच्छे से समझाना भी है एग्जाम में, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें मैग्नीशियम कंटेनिंग है, इसमें सोडियम कंटेनिंग है, सल्फर है, नॉन ऑफिशियल है, और इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक परगेटिव है। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले मैग्नीशियम कंटेनिंग में मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम सिट्रेट, ठीक है, सोडियम क्या जाएंगे, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, या जिसको रोचेले सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसका बहुत सारे केमिकल आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। सल्फर इंडिविजुअली इज आल्सो एक्ट एज ए कैथार्टिक्स। कुछ नॉन ऑफिशियल कंपाउंड्स होते हैं पोटेशियम के, जैसे कि पोटेशियम फॉस्फेट और पोटेशियम बाइटाइट्रेट। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक परगेटिव्स जो है उसमें एग्जांपल रहेगा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का, या जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है पीईजी। तो दीज आर दी ऑस्मोटिक और सलाइन परगेटिव, ठीक है, इसलिए कहीं कहीं बुक्स में डायरेक्ट चैप्टर का नाम ही क्या दिया हुआ है, सलाइन परगेटिव। Saline purgative, it means those are salt in nature and which are giving the watery in condition, ठीक है। तो हम इन सबको अभी जितना हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा इनका बहुत शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, ये एडिशनल है, आप इतना भी लिख देंगे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन इसके बाद वाला पॉइंट लिखेंगे एग्जाम्स में तो वो आपको और ज्यादा अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। तो हम दोनों को हमने जो कैटेगरीज पढ़ी हैं, माइल्ड परगेटिव या लेक्सेटिव और स्ट्रॉन्ग परगेटिव को इन शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव, हाउ दे आर डूइंग वर्क, दे इंक्रीजिंग द स्टूल बल्क लाइक दिस, ये स्टूल का बल्क जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वाटर कंटेंट बढ़ा देंगे, इसके कारण क्या होगा, दे स्टिमुलेट द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, जो संकुचन और जो आगे बढ़ाने का काम है इंटेस्टाइन का वो बढ़ जाएगा और उससे इजीली जो है वो बल्क जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसके एग्जांपल हम देख चुके हैं इससे पहले, इसलिए हम वापस से नहीं देखेंगे। इसका साइड इफेक्ट क्या है, ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग मतलब कि पेट फूलना टाइप से, ठीक है, एकदम ऐसा पेट सा फूलना सा, फूलन सी लगती है कि बाप रे पेट फूला फूला भारी भारी से लगता है। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, दे आर द सेमी सिंथेटिक डाइसैकेराइड्स दैट द फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है, आइदर दे नाइदर डाइजेस्टेड नॉट एब्जॉर्ब, ये तो ना तो एब्जॉर्ब होंगे ना डाइजेस्टेड होंगे, तो ये वाटर को क्या करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिटेन कर लेंगे तो वो वाटरी हो जाएगा। फ्लैटूनेस और क्रैम्पिंग इसमें थोड़ी सी होती है, ठीक है, फ्लैटूनेस मतलब वही पेट फूलने जैसा फीलिंग आती है, ठीक है, इसका एग्जांपल हमने देखे था लैक्टुलोज और ग्लिसरीन सपोजिट। और बल्क लैक्सेटिव्स जो हमने बताया कि ये ऐसा फॉर्मिंग का काम करता है और इसको हम उसमें देखते हैं, आगे देखते हैं। तीसरा टाइप का हमने जो लैक्सेटिव देखा था वो था कौन सा, स्टूल सॉफ्टनर, या जिसको हमने बोला था इमोलिएंट। इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, लुब्रिकेट लैक्सेटिव और सर्फेक्टेंट लैक्सेटिव, ठीक है। तो लुब्रिकेटिंग में हमारा एग्जांपल क्या था, लिक्विड पैराफिन, और सर्फेक्टेंट में हमारा एग्जांपल क्या था, डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट। तो ये कैसे वर्क करते हैं, फार्माकोलॉजिकली दे आर इनर्ट मटेरियल मिनरल्स एंड नॉट पैलेटिव, इनको खाने में बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, इट इज नॉट पैलेटिव, ठीक है, बट कैन बी गिवन इन दी इमल्सिफाइड फॉर्म, इमल्सन के फॉर्म में हम इन्हें दे सकते हैं, जैसे कि क्रीमाफिन में दिया जाता है लिक्विड पैराफिन को अलॉन्ग विद द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इट इज नॉट पैलेटेबल, साइड इफेक्ट है, फ्रिक्वेंटली यूज लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल, विटामिन की डेफिशिएंसी कॉज कर सकते हैं। सर्फेक्टेंट क्या है, इट इज एन आयनिक डिटर्जेंट विच सॉफ्टन द स्टूल, ये सॉफ्ट कर देते हैं बाय डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड इन द बॉवल। इट आल्सो एक्ट एज ए वेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट की तरह, मतलब उसको सॉफ्ट बनाना है। और सर्फेक्टेंट जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि हम सर्फ में या उसमें यूज करते हैं, तो दे आर इमल्सिफाइंग इन नेचर। और कोलोनिक कंटेंट विच इट फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द फेसेस, ठीक है। तो बाय बिकॉज बाय इमल्सिफाइंग द कोलोनिक कंटेंट दे आर फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द फेसेस, तो पानी पेनिट्रेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें स्टूल का सॉफ्टनेस हो जाएगी। इनका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, बिटर इन टेस्ट, नोजिया, क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन, prolonged use leads to the hepatotoxicity. They are the side effects of the surfactant laxative. एग्जाम्पल हम देखे थे सोडियम डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये एडिशनल है, आप इसको लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे लेकिन इससे बढ़ जाएंगे। तो इरिटेंट परगेटिव, ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले देखा था एंथ्राक्विनोन वाला, जिसमें आ गया था सेन्ना, कैस्केरा और एलॉय, ठीक है। तो दे आर प्लांट परगेटिव्स हैं, ये प्लांट से मिलने वाले परगेटिव्स हैं, जैसे नेचुरल सोर्सेस हैं, ठीक है। एक्टिव प्रिंसिपल जो है इसमें एंथ्रॉल होता है, विच एक्ट एज ए लोकली और इट एब्जॉर्ब इनटू द सर्कुलेशन, एक्ट ऑन दी माइनेस्टिक प्लक्सेस एंड टू इंक्रीज द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है जनरली,
और इरिटेटिंग होते हैं। इरिटेशन कॉज होने के कारण क्या होता है वहां पे, अभी हम देखेंगे कि इरिटेशन कॉज होगा तो वहां पे फ्लक्स ऑफ वाटर जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि हमारे मुंह में कोई भी चीज अगर हम गुटखा या पान चबाते हैं तो थोड़ी देर में उसमें हमारा इरिटेशन कॉज करते हैं और वहां पे फ्लूइड जो है एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है। सिमिलर वैसे ही एक्शन होता है इरिटेटिंग परगेटिव्स का। प्रोड्यूस द एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड नोजिया, ठीक है। सेना ग्लूकोसाइड सिक्रेटेड थ्रू द मिल्क, क्रोनिक इल्यूज लीड्स टू द पिगमेंटेशन टू द कोलन कॉल्ड द मेलोनेसिस कोली। आगे बढ़ते हैं, हम फटाफट देख लेते हैं इसको। और ऑर्गेनिक इरिटेंट्स में हमने एग्जांपल देखे हैं, एक्टिवेटेड इन द इंटेस्टाइन बाय द डीएसिटाइलेशन इन द कोलन, इरिटेशन कॉज करेंगे, म्यूकोसा प्रोड्यूस द माइल्ड इन्फ्लेमेशन एंड सिक्रेशन, एब्डोमिनल क्रेमिंग, स्किन रैशेस, हायर डोज कैन कॉज द म्यूकोसल डैमेज। तो ये इस तरीके के इनके मार्केटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। आगे अपन फटाफट कर लेते हैं ऑस्मोटिक एंड सलाइन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑस्मोटिक एंड सलाइन, क्योंकि हम सलाइन परगेटिव्स हमारी बुक्स में दिया हुआ है। तो हाउ दे आर वर्किंग, तो मैंने जैसे यहाँ पे एग्जाम इसमें देखेंगे तो ऑस्मोसिस के कारण होगा। तो द सलाइन्स आर जनरली पुअरली एब्जॉर्ब आयंस होते हैं, जैसे बाइफॉस्फेट, फॉस्फेट हमने पढ़ा, ठीक है, विच इंक्रीज द ऑस्मोटिक लोड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक। ऑस्मोटिक लोड होने के कारण क्या हो जाएगा, वहां पर हाइपोटोनिसिटी हो गया। अगर आयंस यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाइपोटोनिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टोनिसिटी बढ़ेगी तो पानी जो आसपास की सेल्स से कहाँ आने लग जाएगा, इंटेस्टाइन में बढ़ जाएगा। इसके कारण वहां पे फ्लूइड बढ़ जाएगा। फ्लूइड बढ़ेगा तो दिस इंक्रीज द बल्क इन द इंटेस्टाइन इनॉर्मसली एंड कंसिक्वेंटली स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड बाउल मूवमेंट। इसके कारण इसको ये, तो ये हम क्लासिफिकेशन इसका देख चुके हैं। साइड इफेक्ट क्या है इसके, साइड इफेक्ट देते हैं, शुड बी इंजेस्टेड विद दी वाटर, इसको बहुत सारे पानी के साथ देना चाहिए क्योंकि ये ऑस्मोटिक नेचर होता है, पानी का एकदम से लॉस होता है। मैग्नीशियम सॉल्ट जो है वो प्रोलॉन्ग पीरियड में अगर यूज करते हैं तो रीनल इनसफिशिएंसी और हाइपर मैग्नीशिया होने का चांसेस रहता है। क्योंकि सोडियम सॉल्ट भी इसमें हमने यूज किए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो सोडियम सॉल्ट को हम हाइपरटेंशन या जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से जो पेशेंट रहते हैं उनमें हम उसको अवॉइड करते हैं। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मैंने आपको जितना कंटेंट दिया है या बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के लेवल से मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अगला टॉपिक लेंगे यूनिट 3 का और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे।